शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित व सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करने हेतु निकाली जा रही सम्यक यात्रा जबलपुर जिले के सिहोरा पहुंची। सिहोरा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय बरखेड़े द्वारा आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं से आग्रह किया कि वह बेरोजगारी के मूल कारणों को समझें तथा संगठित होकर बेरोजगारों के मूल को प्राप्त कर संभावनाओं की ओर अग्रसर होते हुए नव क्रांति को प्राप्त करें। बेरोजगारी ऐसी समस्या नहीं जिसका की समाधान ना हो, केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि युवा शक्ति संगठन हुई तो उन नीतियों को पलटना आसान हो जाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन रघुवंश पांडे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशव मिश्रा ने की। मुख्य अतिथि अशोक खरे, सीहोर ब्लॉक के अध्यक्ष प्रवीण पाठक, प्रभात कुरेरिया, श्रीमती मंजू मिश्रा, बाबा कुरैशी, बिहारी पटेल, अमोल भैया, राजेश चौबे, हल्वानी मंडलम अध्यक्ष नवीन शुक्ला, सेक्टर अध्यक्ष शंभू पटेल, डॉक्टर BN गोस्वामी एवं रुक्मणी पैलेस के संचालक अजय सहित दूर दूर गांव से कई युवा शामिल हुए। बिहारी पटेल जी ब्लॉक प्रभारी, उनके स्वागत के लिए सुरेश प्रस्ते जी सरपंच, आनंद साहू जी तिलसानी से आ जाइए, या महेंद्र कलोपा जो भी उपस्थित है, नहीं तो गोस्वामी भी आप कर दो। सम्मानी पांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे राव जी के साथ में आए हैं, उनके स्वागत के लिए आप कर दो गोस्वामी जी। और राकेश पटेल जी के स्वागत के लिए मैं बुला लेता संजय, तो एक दो लोगों को बुला लो। अश्विन योगी जी बघरागी से हैं, आ जाइए जरा दौड़ के। अभिनंदन गोस्वामी कल्याणपुर से, धनीराम करौंदी से हैं, तिलक मरावी, विशाल कुलस्ते रमपुरी से, लोग पास में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। बिहारी पटेल जी का हो गया डॉक्टर, बस लास्ट है डॉक्टर संजीव बरखेड़े जी जो मुख्य आयोजक है। डॉक्टर साहब का स्वागत हम लोग करना चाहते हैं, ऐसा कार्यक्रम जो करवाए आप बोलिए। तालियां आप सभी अतिथि लोग डॉक्टर संजीव बरखेड़े जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ा सम्मान कि जो ऐसा इतना बड़ा आयोजन किया, इसके लिए आ जाए। पंडित जी के पास चले मिश्रा जी, और आगे चले संजय आ जाइए भाई, सब लोग आ जाइए, ज्यादा अच्छा है। हम लोगों को बनता है कि आपका स्वागत हो, है ना। तालियों की गड़गड़ाहट के भी ये स्वागत, ये सम्मान सम्मानित डॉक्टर संजीव बरखेड़े जी का और पांडे जी का स्वागत सम्मान। आलोक मिश्रा जी, उनका स्वागत कर दो आप पांडे जी का। और इसके बाद इसके जानकार जो विशेषज्ञ हैं इस सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में, पांडे जी को बुलाना चाहूंगा मैं, आइए वो आगे का संचालन करेंगे। पांडे जी सम्मानित मंच सम्यक अभियान मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित सम्यक यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में 45 दिनों के लिए संचालित है। यह यात्रा रायसेन की बरेली तहसील से शुरू होकर के आज यहाँ पे आपके सिहोरा स्थान पे पहुंची है। ये सम्यक यात्रा
सम्यक अभियान मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जो बेरोजगारों की समस्या एवं समाधान को लेकर के लगातार संचालित है, जिसके प्रणेता परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी जो एक विचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, जिनने ये देश के अंदर बड़े बड़े लीडिंग अखबारों में संपादन किया है। बहुत सारे मामलों पे आपने चिंतन किया है, किसानों पे चिंतन किया है, अब युवाओं के दर्द और मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या एवं उसके समाधान पर चिंतन कर आपके द्वारा यह मध्य प्रदेश को संपूर्ण पूर्णतः बेरोजगार से मुक्त करने के लिए यह सम्यक अभियान मध्य प्रदेश में लगातार प्रत्येक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संचालित है। यह यात्रा जनजागरण के मतलब उद्देश्य से युवाओं की समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, ये पूज्य भास्कर और रोकड़े जी के नेतृत्व में यह यात्रा संचालित है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी जो आज आपके बीच ये मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी का। और साथ में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राकेश जी, उनके द्वारा यह कार्यक्रम आज ये आयोजित है। डॉक्टर संजीव ये गरकड़े जी जो यहाँ के समन्वयक हैं और यहाँ के आयोजक हैं, आप उनके जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोग उनके सम्मान में जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत करें। हाँ, अब मैं हमारे जो ये माइक प्रबंधन वाले हैं, मैं उनको ये निवेदन करता हूँ कि वो सम्यक गीत के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है उसको सम्यक गीत ये प्रारंभ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर युवा की बेरोजगारी जो है वही की वही रहेगी। जैसा कि आप इस मंच के माध्यम से भी देख रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या एवं समाधान को लेकर के आपके बीच परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी पहुंचे हैं। राजनेता आपके पास आते हैं, आपके बारे में बातचीत करते हैं, युवाओं के बारे में बातचीत करते हैं, समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन समाधान के बारे में कोई बातचीत नहीं करता। हमारे ये परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी जो समस्या और समाधान दोनों को लेकर के आपके पास आए हैं, वो आपसे इस बारे में विस्तृत बिंदुवार जो है अपनी बात को रखेंगे और आपसे ये निवेदन है कि आप उनकी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पढ़ लिखकर भी युवा बेरोजगार बैठे हैं, डिग्री वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया वो भी कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं, वो भी कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। अब मैं चूंकि समय की कमी है, आप सभी से क्षमा चाहते हैं। अब मैं डायरेक्ट सीधे परम पूज्य भास्कर और रोकड़े जी को जो आपके बीच हैं, आप सभी लोग खड़े होकर के ये नवक्रांति के प्रतीक, नवक्रांति के प्रतीक इस उंगली के चिन्ह से आप सभी उनका जोरदार स्वागत करें। हम कुछ नारे आपसे लगवाएंगे, आप केवल बोलेंगे सम्यक अभियान, सम्यक अभियान,
सम्यक अभियान, समता का अभियान, समता, आप बोलेंगे सम्यक अभियान, समता का अभियान, समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान, सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान। आओ देखें, चलें और बढ़ें नवक्रांति की ओर, नव अग्रदूत के साथ में नवसृजन की ओर, मध्य प्रदेश के नव निर्माण की ओर, परम पूज्य भास्कर राव रोकड़े जी के साथ में एक कदम आपके साथ। सम्यक यात्रा के दौरान सिहोरा नगर में सम्यक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने हेतु मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र के युवाओं से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। मंचासीन सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर भाई रघुवंश पांडे जी, हमारे साथ चल रहे युवा साथी अंकित पांडे जी, इस क्षेत्र के सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने युवाओं के बीच जाकर युवाओं को जगाने का प्रयास किया है, युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, युवाओं को सम्यक क्रांति से जोड़ने का प्रयास किया है, डॉक्टर संजीव वरखेड़े जी एवं मंचासीन सभी साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण इस सम्यक अभियान के मुख्य सहभागी मेरे युवा साथियों, और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे मेरे पत्रकार बंधुओं, युवा साथियों, यह अभियान केवल आप लोगों के लिए है। यह अभियान संभावनाओं के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए है। यह अभियान संभावनाओं से जुड़ने के लिए है। यह अभियान समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर समाधान की ओर पहुंचने के लिए है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। समस्या जटिल है, तकनीकी पॉइंट सामने आएंगे, थोड़ा समझने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने बात रखूंगा, कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। और एक आग्रह मेरा है कि यहां से जाने के बाद प्रत्येक युवा साथी 500 युवा साथियों को अपने साथ जोड़े। व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बनते हैं, सम्यक अभियान का ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में अपने युवा साथियों को जोड़े। डॉक्टर वरखेड़े जी के पास में आज के कार्यक्रम के पूरे वीडियो होंगे, न्यूज होंगी, और वो सारे न्यूज को आप लोगों के पास भेजेंगे और उनके माध्यम से आप पूरी चैन बनाएंगे। जब तक आप लोग चैन नहीं बनाएंगे, समाधान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आता हूं उस विषय पर कि आखिर किस कारण से इस सम्यक अभियान की शुरुआत की गई। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमने ये सम्यक अभियान शुरू किया है। यह अभियान है, पुनः इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, यह अभियान है, आंदोलन बिल्कुल नहीं है। यदि मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, इसमें आपको समस्याएं बहुत जटिलतम दिखाई देगी, तो आक्रोश में आकर किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। धरना, चकाजाम, प्रदर्शन आदि कुछ भी नहीं करे, रैली आदि उठपटांग ढंग से न निकाले, कोई किसी भी प्रकार के कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमें संकल्पित होकर संगठित होने की आवश्यकता है। यदि हम संकल्पित और संगठित हो गए तो समस्या का निराकरण निश्चित रूप से हो सकेगा और हम मूल उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो युवा साथियों, एक बार मुझसे मिलने बिजली विभाग के एक चीफ इंजीनियर आए और उनको जो कुछ काम था उन्होंने अपना समाधान तो मुझसे प्राप्त कर लिया, लेकिन उनसे बात करते हुए मैं भी समाधान की ओर पहुंचना चाहता था। मैंने उनसे पूछा
आपके दफ्तर में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब वैसे तो 40 हैं, होना चाहिए, स्वीकृत पद 40 हैं, लेकिन सेवानिवृत्त हो गए 28, इसलिए बचे 12 ही हैं। तो मैंने कहा भाई बिजली विभाग का काम तो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और 40 कर्मचारियों का काम आप 12 कर्मचारियों से कैसे ले सकते हैं? उन्होंने कहा ले लेते साहब किसी तरीके से। मैं समझ गया, अब ये कुछ बातों को छिपाना चाहते हैं, स्पष्ट बताना नहीं चाहते कि काम किस तरीके से ले रहे हैं। तो मैं दूसरे दिन उनके दफ्तर में जा पहुंचा यह पता लगाने के लिए कि आखिर 40 कर्मचारियों का काम 12 कर्मचारियों से कैसे ले रहे हैं। वहां जाकर देखता हूं तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अधिकारी महोदय बता रहे थे 40 में से 28 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए और केवल 12 बचे हैं। और वहां देखता हूं कि 42 कर्मचारी बैठे हैं। 40 स्वीकृत थे लेकिन बैठे 42 हैं। मैंने उनसे पूछा भाई आप तो बता रहे थे केवल 12 हैं और यहां तो बैठे 42 हैं, आखिर ये करिश्मा क्या है? तो उन्होंने कहा साहब वैसे तो हमारे 12 ही कर्मचारी हैं। मतलब वैसे मैं कुछ नहीं पूछना रहा हूं, मुझे ये बताइए स्वीकृत पद 40 बचे हैं, 12 यहां पर 42 कैसे? और ये 42 तो आपका ही काम कर रहे हैं, कर्मचारी तो आपके ही हैं, कोई दूसरे के कर्मचारी आके आपका काम तो नहीं करेंगे। बोले सही बात तो ये है साहब कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है। तो हमने बोले किसके हैं? तो बोले इसमें से कुछ कर्मचारी बालाजी हॉस्पिटलिटी के हैं, कुछ शिवाजी हॉस्पिटलिटी के हैं, कोई रेवाजी हॉस्पिटलिटी के हैं। मैंने बोला ये क्या है? तो बोले आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। तो हमने बोला जब इनसे काम ही ले रहे हो तो आप अपने कर्मचारी क्यों नहीं मान रहे हो? तो बोले भाई ये हमारे विभाग के कर्मचारी नहीं है, काम विभाग का जरूर कर रहे हैं, इसलिए हम अपने कर्मचारी इनको नहीं मानते। बड़ी विचित्र स्थिति। मैंने बोला वैकेंसी कितनी है आपके यहां पर? तो बोले 28 है। मुझे समझ में आया कि ये तो बड़ा मामला टेढ़ा है, और क्या करना चाहिए, और जानकारी लेना चाहिए बाकी विभागों की और क्या हो रहा है। मैं एक हॉस्पिटल में गया, सामुदायिक हॉस्पिटल था, वहां पूछा कुल कितना स्टाफ है? तो बोले 72 लोगों का। मैंने बोला स्वीकृत पद कितने हैं? बोले 72। कर्मचारी कितने हैं? बोले भाई इससे तो कर्मचारी हमारे 28 ही बचे हैं अब। तो मैंने बोला यहां तो कर्मचारी ज्यादा दिख रहे हैं, 28 तो नहीं दिख रहे हैं। फिर तो बोले सब आउटसोर्सिंग के हैं, हमारे कर्मचारी नहीं। यही हाल मैंने सभी विभागों में देखा। कुछ विभागों की और जानकारी लिया तो मेरे को विचित्र स्थिति दिखाई दी। मैंने बोला बड़ी जटिल प्रक्रिया है ये तो, क्या करे। सूचना के अधिकार के तहत हमारे नेता लोग भी जानकारी ले लेते हैं, पत्रकार लोग भी जानकारी ले लेते हैं, और भी लोग जिनको लगता है कि जानकारी लेना चाहिए कि कितने पद खाली हैं, जानकारी ले लेते हैं और अपने मंच पर खड़े होकर के जम के सुनाते हैं। इतने शासकीय विभागों में पद खाली हैं, नियुक्ति नहीं हो रही है। अरे भाई सरकार का काम आपको नौकरी देना थोड़ी ना है, उसको तो अपना काम निकालना है, काम उसका हो रहा है। आपको नौकरी की जरूरत है, आप चिल्ला रहे हो, उसको जरूरत नहीं है कर्मचारी की, क्यों रखे? अब उसने कर्मचारियों की जहां जरूरत है उसके स्थान पर क्या व्यवस्था रखी है इसकी जानकारी आपको है क्या? तो उसका काम रुक नहीं रहा है, आपका काम रुक रहा है, आपकी नौकरी नहीं है तो। लेकिन ये तो पता लगाना पड़ेगा कि उसका काम आखिर क्यों नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि वो आउटसोर्सिंग से भर्ती कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी घटना मेरे सामने आई जिसके कारण सम्यक अभियान शुरू करना पड़ा। अब मैं दूसरी समस्या पे आता हूं, दूसरी बात पे आता हूं। एक बार एक आईएएस अधिकारी मुझसे मिलने आए और वे मुझसे आग्रह करने लगे, पता नहीं मैं नहीं जानता वो कब से मेरे को अपना गुरु मानने लगे थे, लेकिन मेरे पास आते ही उन्होंने कहा गुरुदेव हम आपको एक कार्यक्रम में ले जाना चाहते हैं, उस कार्यक्रम के आप चीफ गेस्ट होंगे। तो मैंने कहा भाई कार्यक्रम कौन सा है? तो बोले मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से ट्रेन लौट कर आई है और उस गांव में कार्यक्रम रखा गया है
जिस गांव की 40 बुजुर्ग दंपत्ति तीर्थ यात्रा पे गई थी। तो हमने बोला उस कार्यक्रम में और कौन कौन आ रहे हैं? तो बोले वहां 2 मंत्री भी आ रहे हैं और भी अधिकारी भी हैं, लेकिन आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। मैंने बोला आखिर क्यों? आपने मुझे ही चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने का निर्णय क्यों लिया? इसका कारण क्या है? और आपके मंत्री लोगों को इस बात से कष्ट नहीं होगा क्या? बोले नहीं, सबसे बात हो गई, सब चाहते हैं कि आप ही चीफ गेस्ट रहें। हमने बोला कारण क्या है, बताइए तो सही। तो बोले साहब अब तक आप 30 किताबें लिख चुके हैं और आपकी 31वीं किताब तीर्थ दर्शन से लौटे यात्रियों के हाव भाव को पढ़ करके तैयार होगी तो वह किताब पूरे देश के लिए एक अलग टाइप की रचना होगी और पूरे देश में चर्चित होगी, और हम चाहते हैं कि उस प्रकार की किताब सामने आए। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब आप किताब लिखने की विषय वस्तु देने के लिए मेरे पास आए हैं, यानी आपका स्वार्थ है कि किसी भी तरीके से वो किताब आ जाए, यानी प्रदेश सरकार का ये स्वार्थ है कि एक पुस्तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर मेरे द्वारा लिखी जाए, और इस वजह से आप मुझे किसी बहाने उस कार्यक्रम में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब आप एक बार देख तो लीजिए। अब क्या होता है कि कोई यदि गुरु मान ले तो गुरु को शिष्य के आगे झुकना पड़ता है, और मैं भी विवश होकर उनके कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। जब मैं कार्यक्रम में गया सब लोगों ने अपने अपने लंबे चौड़े विचार रखे और मेरे को देख के कुछ ज्यादा ही विचार रखने लगे। तो विचार हो गए सबके रखे हुए, उन लोगों ने खूब आग्रह किया कि अब मैं भी बोलूं। मैंने साफ मना कर दिया कि इस कार्यक्रम में मैं अपने कोई विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि आप लोगों के विचारों से मैं सहमत नहीं। कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं विषय पे ले जा रहा हूं आपको। कार्यक्रम समाप्त हुआ और कार्यक्रम के समापन के पश्चात वे वृद्ध दंपत्तियां अपने अपने घर की ओर जाने लगी। मैं मंच से उतरा और एक वृद्ध दंपत्ति के पीछे पीछे चलने लगा। क्योंकि मेरे आंखों की समस्या है इसलिए मेरे एक सहायक भी मेरे साथ चलने लगे। यह देखकर कलेक्टर बड़े परेशान हुए, मंत्री महोदय भी मंच पर ही थे। क्या बात है, आपस में चर्चा होने लगी कि रोकड़े साहब कहां जाने लगे भाई। कलेक्टर को लगा कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने तत्काल तहसीलदार को इशारा किया कि बोले जरा उन साहब के पीछे तो जाइए, क्या बात है जरा पता तो चले, कुछ ना कुछ हमसे गलती जरूर हुई है। तहसीलदार भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में उस वृद्ध दंपत्ति का घर आया और वो वृद्ध दंपत्ति अपने घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला, गेट खुला, सामने उनके बेटे ने और बहू ने आरती हाथ में ली हुई थी, पाट रखा था लकड़ी का पटा, उसके ऊपर उनको खड़ा किया, पैर धुलाए, आरती उतारी। जैसे कि आरती यहाँ पर आप सामान्य तौर पर तीर्थ दर्शन या होते हैं, तीर्थ यात्रा करके लौट के आते हैं तो उनका ऐसे ही स्वागत होता है। क्यों वरखड़े जी ऐसा होता है इधर स्वागत? क्या होता है ना? हाँ, तो ऐसा ही स्वागत वो करने लगे। तो स्वागत वगैरह हुआ। उसके बाद में उनकी नजर बार बार मेरे ओर थी। ये साहब अभी मंच पर थे, ये हमारे घर कैसे आ रहे हैं भाई, हमारे पीछे भी आ रहे हैं। वो जब बैठे सामने कुछ 5-7 कुर्सियां रखी थी, उन कुर्सियों पर वो बैठ गए। उनका बेटा भी बैठा, उनके बेटे ने हमसे आग्रह किया सर बैठिए, हम भी बैठ गए। उसके बाद उनकी बहू ने चाय वाय बनाई, चाय पीने लगे हम लोग। चाय पीते पीते ही बेटा अपने पिता से बोलने लगा, दादू प्रसाद देना। उत्साह में था बेटा, अपने पिता को तीर्थ यात्रा से लौटे आकर के वो प्रसाद मांग रहा था, केवल प्रसाद और कुछ नहीं। बोले दादू प्रसाद देना। तो पिता अनसुनी करने लगे, थोड़ी देर चुप ही रहे। फिर उसके बाद में बेटे को लगा क्यों नहीं सुन रहे हैं, फिर बोला दादू प्रसाद देना। अब पिता अजीबोगरीब तरीके से अकड़ने लगे, उनके हाव भाव बदल गए, चेहरे पर आक्रोश स्पष्ट झलकने लगा, बहुत अधिक गुस्से में दिखाई देने लगे। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, बेटा अपने पिता से केवल प्रसाद मांग रहा है, अब पिता आक्रोश दिखाने लगे, आखिर कारण क्या? अब पिता ने बोलना शुरू किया, हाँ, देता हूं प्रसाद, देता हूं, हाँ देता हूं ना प्रसाद, अभी प्रसाद देता, अभी प्रसाद मांग रहा है।
थोड़ी देर के बाद कहेगा पैसा दो, पैसा पैसा पैसा। अरे क्या कमी रखा? पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, शादी भी किया तो एमबीए पढ़ी लिखी लड़की से, कोई कसर बाकी नहीं रखा। मां बाप ने 5 एकड़ जमीन तो रखा था, उसमें से भी 2 एकड़ बिक गई तेरी पढ़ाई में, फिर कर्ज कर दिया। अब भी 7 महीने पहले तो 70,000 रुपए दिया था, बोल रहा था कौन सी तो क्या तो कंसल्टेंसी कंपनी है, उस कंपनी में नौकरी लग रही है, दे दिया। 6 महीने नौकरी नहीं किया, लौट के फिर घर आ गया, जीना दूभर कर दिया। अरे निकम्मे, तू समझता क्यों नहीं? अब मेरी उम्र क्या रही, अब क्या करूं मैं? भला हो श्रवण कुमार का, जिसने मुझे तीर्थ यात्रा करा दिया। अरे तेरे भरोसे रहता तो क्या खाक तीर्थ यात्रा पे जाता? अब तो मर जाऊं तो भला, किसी से शिकायत भी नहीं है, हो गई तीर्थ यात्रा। इतना ही नहीं, पिता ने और भी गाली वाली सहित जितने शब्द बोल सकते थे बोला। मेरे ओर देख जरूर रहा था, लेकिन मेरी कोई मर्यादा नहीं थी। आमतौर पर किसी पुत्र को पिता अगर डांटता है, अकेले में डांटता है, तो पुत्र भी 2-4 शब्द बोल करके किनारे चले जाता है। लेकिन यदि पिता अपने पुत्र को किसी व्यक्ति के सामने डांटता है तो पुत्र अपमानित महसूस करने लग जाता है, उसकी बड़ी बुरी स्थिति बन जाती है और कई बार अवसाद की स्थिति में आ जाता है। उस पुत्र के साथ में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये साहब अभी मंच पे बैठे थे, ये पता नहीं किस कारण से मेरे घर तक आए हैं, मेरे पिता ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा और उन्हीं के सामने मेरी बेइज्जती करने लगे, भला बुरा कहने लगे, मेरे को अपमानित करने लगे। और ये सुनते सुनते उस पुत्र के माथे पर पसीना झलकने लगा, कपकपाने से लगा और ऐसा लगा मानो वह पुत्र गिर जाएगा। मैं खड़ा हुआ, मुझे बड़ी विचित्र स्थिति लगी। मैं खड़ा हुआ, उस लड़के को जिसकी उम्र बमुश्किल 30 साल की रही होगी, उस लड़के को मैंने सीने से लगाया और मैंने बोला बेटा धैर्य रख। लेकिन मैं कुछ ज्यादा बोल पाता, मेरे मुख से शब्द निकल पाते, मेरा गला रूंध गया। क्योंकि जब मैंने उसे सीने से लगाया तो सामने की ओर देखता हूं, 1 साल पहले शादी होकर आई उसकी पत्नी, उस परिवार की बहू सिसक सिसक कर रो रही थी। वह अपने पति के उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उस पति के बारे में कि कैसा निकम्मा बन गया, उसकी विवशता को देख करके वो परेशान हो रही थी। और वो ये भी देख रही थी कि ये आज ये क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सामने कोई साहब बैठे हैं, उन्हीं के सामने हमारे ससुर उनको भला बुरा कह रहे हैं। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने बड़े मुश्किल से उसे भी अपने पास बुलाया और उस लड़के को पास में बुला करके दोनों को अगल बगल की 2 कुर्सियों पर बैठाला, उनके कंधे पे हाथ रखा और मैंने बोला बेटा धैर्य रखो, हम बात करते हैं। मैंने उनके पिता से पूछा, मैंने उनके पिता से कहा काका ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने लाडले को भला बुरा कह रहे हैं, उटपटांग कह रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसकी दशा दिशा का ज्ञान नहीं है, उस पर क्या बीत रही है उसका आपको अनुमान नहीं है। आप पहले प्यार करते थे, प्यार से बड़ा किया, बड़ा करके पढ़ाया लिखाया, अब आप अरे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, ये तो पिता हो, पिता का धर्म आपने निभाया, आपने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन आप इतना सारा बोल रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी भी विवशता है, आपकी भी उम्र हो गई है, लेकिन इसमें इसका क्या दोष है? अरे आप उसके बारे में तो सोचिए जिसने आपको तीर्थ यात्रा पे ले जा लिया, जो अब श्रवण कुमार बन गया, वो बन गया श्रवण कुमार, और आपका बेटा आपकी ही नजर में निकम्मा बन गया। जरा इसके बारे में तो सोचिए। अरे भाई, यदि वो आपको तीर्थ यात्रा पे नहीं ले जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपके बेटे को नौकरी लगा देता, और आपके बेटे को नौकरी लगा देता तो आपका बेटा क्या करता? आपका बेटा आपको तीर्थ यात्रा पे ले जा पाता या नहीं ले जा पाता ये दूर की बात है, लेकिन आपके इस घर को तीर्थ में तब्दील कर देगा। तो युवा साथियों, ये मेरा दूसरा कारण सम्यक अभियान
शुरू करने का। अब मैं तीसरे कारण पे आता हूं। ये बड़ा ही दर्दनाक है, क्योंकि इस कारण को करीब से देख के मैं कई रात तक सो नहीं पाया हूं, कारण को जानने के बाद में। एक बार मैं अपने आवास पर बैठा था, मेरे आवास पर मिलने के लिए एक 3 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री महोदय बैठे थे, उनके सामने एक दूसरी बार के विधायक भी बैठे थे और 3-4 लोग भी बैठे थे। आमतौर पर मेरे घर का दृश्य यही होता है। तो सामने बैठे विधायक महोदय की नजर दरवाजे की ओर पड़ी, गेट पर पड़ी, और उन्होंने कहा, साहब एक लड़का है, वो खड़ा होकर बहुत देर से देख रहा है, शायद वो आपसे मिलना चाहता है लेकिन अंदर नहीं आ रहा है। हमने बोला बुला लीजिए उससे, क्या बात है। उसे बड़े मुश्किल से बुलाया गया, आज नहीं रहा था। ठीक है साहब आप बात कर लीजिए, मैं आता हूं। लेकिन उन्होंने आग्रह करके बुलाया, बोले आइए साहब से मिल लीजिए, कोई बात नहीं है। जब वो आया मिलने, हमने बोले